Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start with the autocoids and respiratory system. तो autocoids basically क्या होते हैं? Autocoids सेल से प्रोड्यूस होते हैं और लोकली एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन बोलते हैं. वेरियस टाइप ऑफ ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है. सेरोटोनिन को हम 5-HT भी बोलते हैं. 5-HT की फुल फॉर्म 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है. और पीजीज निकलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और ल्यूकोट्राइन्स निकलते हैं हमारी बॉडी से जो ऑटोकॉइड्स होते हैं. एंजियोटेंसिन होते हैं, एंजियोटेंसिन होते हैं, काइनिन्स होते हैं, एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं. पीएएफ इनकी शॉर्ट फॉर्म है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो कि हेल्प करते हैं प्लेटलेट को एक्टिवेट करने में. जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंजरी हो जाती है, तो उसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है. अब मेरा छोटा सा सवाल यही है कि इन सारे ऑटोकॉइड्स में से कौन से लिपिड सॉल्युबल हैं और कौन से पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हैं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से लिपिड सॉल्युबल है और कौन से पेप्टाइड सॉल्युबल है. अगर पता है तब भी बताइए, नहीं पता तब भी बताइए. अगला हम टॉपिक उठाते हैं. बेसिकली हमारे इस जो चैप्टर है हमारे में हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, जो मेन हमारा कोर टॉपिक है. जो हिस्टामिन होता है एक बायोजेनिक अमीन्स होते हैं. ये हिस्टामिन अमीन्स होते हैं जो कि बहुत सारे एनिमल से और प्लांट टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं. बेसिकली ये जो हिस्टामिन होता है वो विनम्स में भी पाया जाता है, मतलब जो पॉइजन होते हैं या फिर कोई भी स्टिंकिंग सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है. जो ये हिस्टामिन होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन से निकलता है. किसी भी अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड होता है हिस्टामिन, कौन से अमाइनो एसिड से निकलता है? हिस्टामिन निकलता है हिस्टिडीन से. या ये एम्स 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है कि हिस्टामिन किस अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस होता है, तो वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन से प्रोड्यूस होता है. बहुत सारे जो हिस्टामिन्स होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं? वो स्टोर होते हैं एक ग्रैनुल्स में. जो मास सेल्स में ग्रैनुल्स होते हैं वो वहाँ पे स्टोर होते हैं, जैसे कि मास सेल स्किन के अंदर हो सकता है, लंग्स के अंदर हो सकता है, लिवर के अंदर हो सकता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर या प्लेसेंटा के अंदर स्टोर हो सकते हैं. इनका जो ये जो हिस्टामिन्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में काम आते हैं, ये हिस्टामिन. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, या फिर हमारा जो हिस्टामिन का इफेक्ट क्या होने वाला है. बेसिकली हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं: H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर. इनकी लोकेशन हम पढ़ लेते हैं. लोकेशन H1 की कहाँ होती है? H1 की लोकेशन होती है हमारी स्मूथ मसल्स के अंदर. स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर. एयरवेज, एयरवेज कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इन सब की जो H1 रिसेप्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये याद रखना आप. H2 की लोकेशन क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, हार्ट होती है और यूट्रस होती है, और हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं H2. H3 बेसिकली सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होता है H3, जहाँ पे ब्रेन में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है H3 जो रिसेप्टर्स होते हैं. H4 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में और ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. अब इनका काम क्या होता है, इफेक्ट कैसे दिखाते हैं? जो H1 रिसेप्टर है, जब कोई भी सेल हो, मतलब कोई भी एंटीजन या फिर कुछ भी होगा जो H1 रिसेप्टर पे अगर अटैक करेगा, टारगेट सेल अगर उसका H1 रिसेप्टर है, तो वो क्या करेगा? तो वो करेगा कैल्शियम जो लेवल है उसको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी और जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. H2 रिसेप्टर क्या करेगा? अगर H2 रिसेप्टर किसी का टारगेट है तो वो CAMP को इंक्रीज करेगा. अब ये CAMP क्या है? CAMP होता है साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट. उसका लेवल बढ़ा देगा. लेवल बढ़ाने की वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन क्या होगा? बढ़ने लग जाएगी H2 रिसेप्टर्स की. H3 में क्या करेगा? CAMP डिक्रीज कर देगा और H4 में भी CAMP डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से H3 काम करेगा कि हिस्टामिन का जो लेवल है ब्रेन के अंदर उसको कम कर देगा, जो कि ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर, स्किन के अंदर और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो लेवल है हिस्टामिन का उसको कम कर देगा. और H4 क्या करेगा? कम CAMP को कम करके
कीमोटैक्सिस कर देगा, साइटोकाइनिन सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। बेसिकली जो हिस्टामिन्स होते हैं उनका कोई क्लिनिकल यूज नहीं होता। अगला हम पढ़ने वाले हैं आपका जो H1 रिसेप्टर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होने वाली है, मतलब H1 ब्लॉकर्स जो हैं एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले ये जो हम पढ़ने वाले हैं H1 वो एंटागोनिस्ट हैं। हाँ, याद रखना है एंटागोनिस्ट होने वाले हैं ये, और ये ऊपर मैंने लिखे हुए हैं एगोनिस्ट। सबसे पहले हम एगोनिस्ट पढ़ लेते हैं। एगोनिस्ट बेसिकली तीन एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का मतलब तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एगोनिस्ट होता है पॉजिटिव वे में काम करना और एंटागोनिस्ट नेगेटिव वे में काम करना, बस इतना समझ लो। मतलब कि अगर H1 एगोनिस्ट पे काम करेगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएगा, और H2 अगर एंटागोनिस्ट पे काम करेगा वो रिवर्स रिएक्शन दिखाएगा, बस इतना याद रखो। जो एगोनिस्ट होते हैं H1 के वो होते हैं 2 मिथाइल हिस्टामीन, जो सेकंड है वो है 2 पायरिडाइल इथाइलामीन, एंड थर्ड है 2 थायोजोल इथाइलामीन। जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी हमारी होती है आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटागोनिस्ट, एंड सेकंड होती है सेकंड जनरेशन एंटागोनिस्ट। जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन को हमें याद करना है तो सबसे पहले अगर मैं इसका निमोनिक बनाऊं तो क्या होता है, इबास्टिन ने अगर मतलब किसी के कोई बंदा है इबास्टिन, उसके घर में क्या होगा, फैन खराब हो गया, तो उसने क्या बोला, उसने किसी फैन ठीक करने वाले भैया को बुलाया, मतलब मैकेनिक को बुलाया, तो ठीक करने के लिए बुलाया तो फिक्सोफेनाडिन, फैन को ठीक करने के लिए फिक्स करने के लिए बुलाया तो फिक्सोफेनाडिन। अब वो क्या करा, रूपा रूपा उसकी बहन थी बास्टिन की, तो उसको देखने लग गया, तो रूपा तार्डिन, ठीक है। अब वो शराब पीकर आया था तो उसको क्या बोल सकते हैं, शराब पी के तो उसकी दूसरी जो बहन थी उसको भी देखने लग गया, तो उसको बोलेंगे लॉरा तार्डिन। अब वो उस बंदे को जो लॉरा थी उसको 10-10 लॉरा दिखाई देने लग गई, तो उसको बोलेंगे डेस लॉरा तार्डिन। तो उसको अब उन्होंने इबास्टिन ने क्या करा, पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाने के बाद उसको जेल में डाल दिया और बहुत लंबे टाइम तक उसको जेल में रखा, तो उसको बोलेंगे एजा लास्टिन। अब उसको जेल में क्या आने लग गया, मजा आने लग गया, तो मीजोलास्टिन, बहुत ज्यादा मजा आने लग गया, मीजोलास्टिन। अब एक ड्रग ऐसे ही याद कर लो, सिट्राजीन एंड लिवोसिट्राजीन दूसरा। सेकंड जनरेशन आपको सिंपल याद हो जाएगी अगर ये थोड़ा सा कहानी अगर याद होगी तो। फर्स्ट जनरेशन का ऐसा कोई निमोनिक नहीं है, उसको याद ऐसे ही करना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेंगे आपको ये ड्रग्स। सबसे पहले होगा डाइफेन हाइड्रामाइन, डाइमेन हाइड्रीमेट, थर्ड इज प्रोमेथाजीन, फोर्थ इज सिनार्जिन, साइक्लिजिन एंड मैक्लिजिन, हाइड्रोक्साजीन, फिनारामिन, क्लोरोफिनरामिन, मेलिएट। ये कुछ ड्रग्स होते हैं इसके फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। ये जो भी ड्रग है वो एंटागनिस्ट है, हमेशा याद रखना। अब हम मैकेनिज्म पे फोकस कर लेते हैं। जो H1 ब्लॉकर्स की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। बेसिकली क्या होगा, H1 रिसेप्टर्स पे कोई भी अपना क्या होगा, एगोनिस्ट अगर आएगा, कोई भी अगर हिस्टामिन होगा तो वो एगोनिस्ट है। अगर वो एक्ट करेगा इस पे H1 रिसेप्टर्स पे, उसका एंटी करने के लिए एंटी हिस्टामिन आएगा एंटागोनिस्ट। और ये क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट जो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी अपना दिखाते हैं, ये कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक करते हैं इसको, H1 रिसेप्टर्स को अपना काम दिखाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या करने वाला है H1 जो ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं और सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं। सीएनएस पे क्या इफेक्ट करेंगे, जो भी बेसिकली जो काम मतलब बेसिक जो इफेक्ट आते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, सेडेशन हो गया, ड्राउजीनेस हो गया। ड्राउजीनेस का मतलब आपको आलसपन आएगा। और कुछ ऐसे एस्टामिन होते हैं जो कि एंटी इमेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। एंटी इमेटिक का मतलब क्या होता है, उल्टी आना, वॉमिटिंग आना। वॉमिटिंग का क्या सेंटर होता है, वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सीटीजेड
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये भी एम्स में आ रखा है। कीमो CTZ किसको रेफर करता है? वॉमिटिंग, ईटिंग, टॉकिंग, किसको रेफर करता है? तो वॉमिटिंग इसका आंसर होगा, वॉमिटिंग के लिए इफेक्ट करता है। लोकल एनेस्थेटिक भी एक्शन दिखाता है हमारा, H1 ब्लॉकर जो होता है लोकल एनेस्थेटिक। और एंटी पार्किंसन जो सीजर्स होते हैं, जो मिर्गी होती है, उनको खत्म करने के लिए भी हमारा H1 ब्लॉकर्स यूज करे जाते हैं। कुछ हमारे जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो एंटी एलर्जी एक्शंस भी दिखाते हैं। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उनको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो एंटी कोलर्जेनिक एक्शन दिखाते हैं। कोलर्जेनिक एक्शंस क्या, एंटी कोलर्जेनिक एक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ड्राई माउथ कर देंगे तुम्हारा, या फिर जो विजन है उसको ब्लर कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन कर देंगे, और जो यूरिनेशन है उसको बाहर नहीं निकल देंगे, उसको रिटेन करने देंगे बॉडी के अंदर। तो ये होते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो H1 ब्लॉकर्स हमारी बॉडी के ऊपर दिखाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? जो हमारी ड्रग है, हमारी जैसे H1 ब्लॉकर्स है हमारे, जो एंटागोनिस्ट है हमारे, जैसे सिनार्जिन है, सिट्राजिन है, लिवोसिट्राजिन है, रूपाताड़िन है, लॉराताड़िन है, तो वो हमारे क्या एक्शन करने वाले हैं? बेसिकली हम H1 इधर का बात करने वाले हैं, H1 वाले उनके लिए हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ड्रग जो है हमारा बॉडी के ऊपर क्या करने वाला है ये बोल रहा है। जो H1 हिस्टामिन्स होते हैं, H1 हिस्टामिन्स होते हैं, वो अगर हम ओरली लें उनको या फिर पेरेंटरली लें तो वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सकते हैं आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन। और जब एडमिनिस्टर करने के बाद जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो उसके बाद प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह होता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म H1 जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर बेसिकली, और एक्सक्रीट होता है हमारा यूरिन के थ्रू, हमारा एक्सक्रीट होता है हमारा H1 एंटी हिस्टामिन्स। नेक्स्ट हमारा आता है अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट तुम्हें फार्माकोलॉजिकल एक्शन से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो H1 हिस्टामिन है वो क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने के क्या करेगा? CNS का इफेक्ट दिखाएगा। CNS में क्या इफेक्ट होता है? CNS में सेडेशन होता है, ड्राउजीनेस होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, सर में दर्द होने लग जाएगा, हेडेक होने जाएगा, फैटिक होने लग जाएगा। फैटिक क्या होता है? मस्कुलर पेन होने लग जाएगा, वीकनेस होएगी, बॉडी वीक हो जाएगी। लेस्टिट्यूड क्या होता है? बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी महसूस होएगी उस पेशेंट को। जो इनकोऑर्डिनेशन है, मतलब उनका जो दिमाग है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा कि किस तरफ चलना है, क्या होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन को हम अवॉइड करते हैं जब कभी भी ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई भी मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है कोई भी पेशेंट, तो उस टाइम उसको कभी भी H1 एंटी हिस्टामिन नहीं देते हम। ये सारे इफेक्ट सेकंड जनरेशन ऑफ H1 जो एंटागोनिस्ट है उसके अंदर नहीं पाए जाते। ये चीज़ें सेडेशन, ड्राउजीनेस ये नहीं पाए जाते, इसलिए हम सेकंड जनरेशन दे देते हैं, फर्स्ट जनरेशन नहीं देते कभी भी ड्राइविंग और मशीनरी जब ऑपरेट कर रहा हो कोई भी पेशेंट। दूसरा इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग आने लग जाएगी, और जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। एपिटाइट, जो लॉस ऑफ एपिटाइट है वो मतलब भूख खत्म हो जाएगी। एपीगैस्ट्रिक जो डिस्कम्फोर्ट है, मतलब ऐसे लगेगा फुलनेस ऑफ, मतलब पूरा पेट भरा हुआ है। एपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फोर्ट का मतलब ये होता है। तीसरा ये इफेक्ट आपको उधर से मिल जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, कि एंटी कोलर्जेनिक साइड इफेक्ट दिखाने लगाएगा, मतलब मुंह सूख जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, मतलब कि, और ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगी, मतलब धुंधलापन आ जाएगा विजन के आगे, कॉन्स्टिपेशन करेगा, यूरिनरी रिटेंशन करेगा। ये सारी की सारी सेकंड जनरेशन में कभी नहीं देखी जाती, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर सेकंड जनरेशन को ही करते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। चौथी इसकी साइड इफेक्ट आता है टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिक
बेसिकली आपका जो फीटस है उसका बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं इसको। टेरेटोजेनिक, ये एम्स में भी आ रखा है, एम्स 2020 में, कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली ये बर्थ डिफेक्ट होता है, नॉट द जेनेटिक डिफेक्ट। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर किसी भी जैसे थैलिडोमाइड्स हैं, वो क्या करते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, जो बेबी पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी के पैर नहीं होंगे। इसको बोलते हैं फोकोमीलिया। फोकोमीलिया बोलते हैं जब किसी भी बेबी के अंदर हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो उसको बोलते हैं, वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो वो H1 हिस्टामिन फर्स्ट जनरेशन में देखा जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर, पहला। और उसके बाद जो होता है एलर्जिक रिएक्शंस कभी कभी देखी जाती हैं H1 हिस्टामिन्स के अंदर। अब हम बेसिकली यूज पढ़ लेते हैं, क्या है इनके यूज। अब इतने सारे साइड इफेक्ट बता दिए, कुछ तो यूज बताओ ना, कुछ तो यूज होंगे इनके, तभी तो ये ड्रग लाए गए हैं मार्केट के अंदर। पहला हमारा यूज हम पढ़ लेते हैं, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस क्या हो, मतलब बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस में कैसे काम होता है, और कि कौन सी एलर्जिक रिएक्शंस में काम आता है। बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत सारी एलर्जिक कंडीशंस में ये काम आ जाता है। बेसिकली ये सिम्टम्स को ट्रीट करने, सिम्टम्स को हटाने के लिए और सिम्टम्स ना आए प्रिवेंट करने के लिए उनके लिए यूज करा जाता है। जैसे हमारा ईचिंग वगैरह हो गया, प्लूटाइटिस, यूट्रिक एरिया क्या होता है, यूट्रिक एरिया होते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होता है जो हमारे बैक की तरफ होता है। डर्माइटस क्या होता है, स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन एलर्जी होगी उसको बोलेंगे डर्माइटस। रेनाइटिस क्या होता है, नोज के अंदर जो हमारी इन्फेक्शंस होता है, कॉमन कोल्ड वगैरह, वो उसमें यूज होते हैं। जो कंजक्टिवा जो होता हमारी होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, उसमें ठीक करते हैं। कॉमन कोल्ड में हम यूज कर सकते हैं। ये यूज क्यों कैसे होते हैं कॉमन कोल्ड में, कॉमन कोल्ड में बेसिकली क्या करते हैं, जब हम एंटी हिस्टामिन जब हम लेते हैं H1 हिस्टामिन्स, तो वो क्या करते हैं, एंटी कोलर्जेनिक एक्शन दिखाएंगे और सेडेशन इफेक्ट दिखाएंगे। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कॉमन कोल्ड से राहत पाते हैं, मतलब ट्रीट हो जाते हैं इसके सिम्टम्स। तीसरा हमारा यूज आता है प्री एनेस्थेटिक। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होती है, मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। प्री एनेस्थेटिक ये होता है कि जब हम एनेस्थीसिया देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक मेडिकेशन देते हैं जिसकी वजह से जो एनेस्थीसिया देने के बाद जो साइड इफेक्ट ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं पहले से ही। इसमें हम प्रोमेथाजीन देते हैं। प्रोमेथाजीन एक अपना साइड इफेक्ट सेडेटिव इफेक्ट दिखाएगा और एंटी कोलर्जेनिक इफेक्ट दिखाएगा। चौथा हमारा यूज आता है इसमें एंटी इमिटिक। एंटी इमिटिक मैंने बताया था, इमिटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम ड्रग जो यूज करते हैं वो होता है प्रोमेथाजीन और डाइफेनहाइड्रामाइन डाइमेनहाइड्रीमीट, ये ड्रग यूज करते हैं। बेसिकली हम मोशन सिकनेस को खत्म करने के लिए इनको यूज करते हैं। अब मोशन सिकनेस क्या होती है, मोशन सिकनेस क्या होती है, जब कोई भी पेशेंट या फिर बंदा अगर प्लेन एरिया में रह रहा है, अगर वो पहाड़ों के इलाके में गया तो उसको क्या होगा, चक्कर आने लग जाएंगे, वॉमिटिंग आने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को रोकने के लिए हम हिस्टामिन दे देते हैं, H1 एंटी हिस्टामिन दे देते हैं, ताकि वो मोशन सिकनेस ना हो। मोशन सिकनेस रुकता कैसे है, मतलब होता कैसे है। अब मोशन सिकनेस होता है कि मोशन सिकनेस होएगा तो वो वेस्टिबुलर अपैरेटस जो हमारे कान के अंदर होता है वो उस पर इफेक्ट करेगा, उस पर इफेक्ट करेगा, जो सिग्नल देगा आपको सेरिबेलम में, जिसकी वजह से वॉमिटिंग नोजिया आपका इफेक्ट आने वाला है। उसको खत्म करने के लिए हम H1 एंटी हिस्टामिन दे देते हैं। पांचवा जो हम यूज करते हैं वो होता है पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है, जब हमारा डोपामिन और एंटी कोलर्जेनिक का लेवल जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब इसमें पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन का लेवल तो घट जाएगा और एंटी कोलर्जेनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी बेसल गैंग्लिया के अंदर, जिसकी वजह से पार्किंसन हो जाएगा। पार्किंसन बेसिकली अगर हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करें तो सीजर्स जब हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पार्किंसन। इसमें कौन कौन सी ड्रग आने वाली है, सबसे पहला जो ड्रग हम बोलते हैं उसमें होता है प्रोमेथाजीन, और दूसरी होती है डाइफेनहाइड्रामाइन जो कि हमारे ट्रेमर्स जो सीजर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में हमारा हेल्प करता है।